गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो पहला लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स सिलेक्शन एक्सपर्ट जो अपनी चैनल है उस पर, वो टॉपिक आपके 12th क्लास का पहला चैप्टर है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ओके, देखिए आपके साथ शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो रिलेशंस और फंक्शंस में सबसे पहले रिलेशन टॉपिक आता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले नंबर पे ज़रूरत पड़ने वाली है ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर भी सेट होते हैं, जैसा कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ करके आए हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो भी सेट होते हैं, बस वो ऑर्डिनरी सेट से, ऑर्डिनरी सेट क्या होते हैं? वो सेट जिनको हम जिनके एलिमेंट्स हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिख करके शो करते हैं, ये ऑर्डिनरी सेट होते हैं। इनमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम a कॉमा बी कॉमा सी लिखे हुए हैं, अगर हम इसको लिख दें b कॉमा सी कॉमा a, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम कहलाएंगे, दोनों इक्वल कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जैसा कि नाम खुद को सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो उसमें क्या रहने वाला है। देखिए पहले हम लोग इसको डेली लाइफ से समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर के, कि हम सभी लोग डेली जो कपड़े पहनते हैं उसमें से हम लोग पहले बनियाइन पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं। आपने देखा ऑर्डर का? मैं तो अब ये सुपरमैन वाला एग्जाम्पल ना ले लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग की, पहले मोजा फिर जूता। अब देख लेना, उल्टा मत करना, गड़बड़ हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर है, यानी ऑर्डर का जिसमें इंपॉर्टेंस हो, कुछ महत्व हो। तो पहले हम लोग सपोज a कॉमा बी दो एलिमेंट्स लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए दो ही एलिमेंट्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में रख के शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कोई एग्जाम्पल डेली लाइफ में अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, a प्लस आई बी, जिसको हम लोग पॉइंट के फॉर्म में किस तरह से लिखते थे, a कॉमा बी। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि पॉइंट इन ए प्लेन, पॉइंट इन ए प्लेन, तो उसको लिखने का क्या सिस्टम है? पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पर भी ऑर्डर का महत्व है। आगे बात समझ में? तो अगर दो एलिमेंट्स हैं तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। सपोज 3 एलिमेंट्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे। किस तरह से शो करेंगे उसको? देखिए a कॉमा बी कॉमा सी। आगे बात समझ में? अगर मान लीजिए 4 एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं तो हम उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड 4 टपल्स। इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स के नंबर बढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि जैसे हमारे पास दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, सपोज a कॉमा बी और c कॉमा डी, तो ये कब इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स? जबकि a इक्वल्स टू c और b इक्वल्स टू d, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा कंटिन्यू करते हैं वो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स स्टूडेंट्स, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से देखेंगे। सपोज हमारे पास दो सेट हैं a और b, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं a और b। ठीक है, तो a क्रॉस b इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा b, वेयर a कम्स फ्रॉम द सेट कैपिटल A एंड b कम्स फ्रॉम द सेकेंड सेट कैपिटल B। देखिएगा बहुत ध्यान से, a क्रॉस b इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा b such that first element belongs to first set and second element belongs to second set. Is that clear students? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए A में हमको दिए गए एलिमेंट्स 1, 2, 3 और सेट B में एलिमेंट्स दिए गए हैं
ए कॉमा बी, ध्यान से समझिएगा। तो ए क्रॉस बी अगर हमें चाहिए तो हम पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1, तो उसके साथ बी का एलिमेंट रखिए ए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 1 के साथ हमने रख दिया बी, लाइकवाइज 2 के साथ ए, फिर 2 के साथ बी, 3 के साथ भी ए को रखा और 3 के साथ ही बी को रखा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें क्या मिल गया, ए क्रॉस बी। तो आपने देखा डेफिनेशन पूरी तरह फॉलो हो रही है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। सपोज हम लोग बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं तो पहले हम किसको लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, बी के एलिमेंट्स को। तो ए कॉमा 1, ए के साथ फिर आप 2 ले लीजिए, ए के साथ 3 ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बी के साथ 1, बी के साथ 2 और बी के साथ 3 भी लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आप तुरंत इस बात को नोटिस करिएगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होते। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इन जनरल कार्टेशियन प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड गुड। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज आपको शेयर करते हैं, जैसे कि थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या है ये स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखेगा। आपने तुरंत अभी पहला पॉइंट क्या नोट किया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल नहीं होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए ये दोनों सेम होते हैं। आपने जैसा कि लास्ट एग्जांपल में देखा, ए में 3 एलिमेंट्स थे और बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, 3 इंटू 2, 6 एलिमेंट्स आए थे। ठीक है, तो ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अच्छा, हम आपको इसमें एक दो चीजें और बताना चाहते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट है कि जो R क्रॉस R सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये क्या होता है, जिसको हम लोग आर स्क्वायर लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आर स्क्वायर होता है, दैट इज आर क्रॉस आर, ये कहलाता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, जो हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं जिसको स्टूडेंट्स। तो आर क्रॉस आर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ये उन्हीं के नाम पर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसी टाइप से आर क्रॉस आर दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई आर क्यूब। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इनसे हम लोग परिचित हैं, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस में इस तरह से अभी तक कहीं लिखने के लिए मिला नहीं होगा। तो आर क्रॉस आर आप समझिए, ये कार्टेशियन प्लेन आप किस तरह से शो करते हो, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर रियल नंबर्स। इसी तरह से आर क्यूब के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ए कॉमा बी कॉमा सी या एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वेयर ईच ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ पे आर के लिए जो पहली लाइन है वो डबल क्यों खींची है। वो इसलिए कि जो नंबर सेट्स होते हैं उनको ऑर्डिनरी लेटर से डिफरेंट दिखाया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हम उनके फ्रंट जो लाइन होती है, पहली लाइन होती है, उसको डबल खींचते हैं। ठीक है, हालांकि ये रिटन प्रैक्टिस में पेन से करते समय जरूरी नहीं है, पर आपको लिखा मिले तो समझ जाइएगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज ए रिलेशन। व्हाट इज ए रिलेशन, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो रिलेशन को हम लोग डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं।
पर वो एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आई विल टेक सम टाइम, यू विल आल्सो एंजॉय दैट। देखिए जैसे एक सेट है ए और एक सेट है बी, आपने ए क्रॉस बी फॉर्म कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, तो एक कोई भी रिलेशन जो होता है सेट ए से सेट बी में, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और देखिए मैथमेटिकली स्पीकिंग, only any subset of A cross B is said to be a relation from the set A to the set B. What I have said here, suppose A and B are two non-empty sets. You find A cross B. Now, any subset of A cross B, say R. R is a subset of A cross B, then R is said to be a relation from A to B. A cross B का कोई भी subset A से B में एक relation कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R के एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, पहले आप बताइए। ऑब्वियस सी बात है, A क्रॉस B के ही एलिमेंट्स होंगे। R इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स A, B, वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, आल्सो A इज R रिलेटेड टू B, इसके टर्मिनोलॉजी हम आपको क्लियर करते हैं अभी, इसमें क्या क्या मैंने लिखा है। ये शुरू के पॉइंट तो आप समझ गए, क्योंकि R A क्रॉस B का सबसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो R के एलिमेंट्स होंगे वो A क्रॉस B के ही एलिमेंट्स होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो R इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A, B, वेयर A comes from A, B comes from B, and also A is R related to B। ओके स्टूडेंट्स, थोड़े टर्म्सोलॉजी और क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट यही आ गया कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ARB, जिसको हम सिंपली भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं A, B belongs R। इसको किस तरह से पढ़ते हैं, हाउ टू रीड इट, A is R related to B, A is R related to B, इस तरह से पढ़ते हैं। ओके, A, B belongs to R या A R B। सपोज कहीं पर A और B इस रिलेशन से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको कैसे शो करेंगे, A और B लिखेंगे, R लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स A is not R related to B। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, A इज नॉट R रिलेटेड टू B। इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते थे, A, B डज नॉट बिलोंग टू R, ऐसा भी लिखा जा सकता था। पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो R के बारे में, रिलेशन के बारे में। तो मान लीजिए R कोई रिलेशन है A से B में, तो किस तरह से लिखेंगे, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सेकेंड पॉइंट ये है कि A से B में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल होंगे, हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू द सेट B कैन बी डिफाइंड, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट A टू द सेट B। नोटिस स्टूडेंट, वी नो दैट R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कोई भी रिलेशन R A क्रॉस B का एक सबसेट होता है। तुरंत आप इस चीज को कनेक्ट करिए कि जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशंस पॉसिबल होंगे। व्हाट आई सेड, ए से बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, जितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर क्या है, रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी फ्रॉम A to B is equals to the number of subsets of A क्रॉस B। अब आप मेरी बात समझिएगा, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। आई होप अभी मैंने आपको बताया, याद होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B।
जहाँ पर हमने P और Q किसके लिए लिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और Q किसको शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो आपको पता है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 टू द पावर n। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो आप ये देख लीजिए, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर P इंटू Q। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो है CBSE और ISC दोनों ही बोर्ड्स में 1 मार्क के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले गए हैं और 1 मार्क वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी डाले गए हैं, मैथमेटिक्स में भी। तो आपको छोटे से छोटे पॉइंट्स भी कवर करने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप ये जानते हैं कि फाई एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हम ये जानते हैं कि A क्रॉस B भी A क्रॉस B का एक सबसेट रहेगा, इम्प्रॉपर सबसेट। आप ये बताएंगे कि इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे, आप समझ सकते हैं, ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट A टू द सेट B। यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A to B. Also remember, this is the largest possible relation. Largest possible relation. Remember, between the two sets A and B, not always. Largest possible relation. जैसा कि हम लोग अपने भारतीय संस्कृति में कहते भी हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, that is something like that here in mathematics, A क्रॉस B। Also, आप ये भी जानते हैं कि जो फाई है वो सबका सबसेट होता है, फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी सेट्स। तो फाई A क्रॉस B का भी एक सबसेट हो जाएगा, ओके। लेकिन फिर आप फाई को क्या बोलेंगे, फाई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल रिलेशन, इम्पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम द सेट A टू द सेट B। From A to B. This is the smallest possible relation between the two sets A and B। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे फाई में, 0। फाई में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0 एलिमेंट्स होते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, देख लीजिए ध्यान से, छोटी से छोटी बात आप नोटिस करिए। 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाइनरी रिलेशन। देखिए रिलेशंस कई टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को फोकस करना है किस पे, जो अपने 12th के सिलेबस में है, बोर्ड के, बाइनरी रिलेशन। आपने और बाइनरी वर्ड पहले भी सुना होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी ऑपरेशन, उसी के बीच में कहीं है बाइनरी रिलेशन। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि A कोई नॉन एम्प्टी सेट है, A इज ए नॉन एम्प्टी सेट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो A से A में अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन करें R, तो हम बोलेंगे कि A जो है वो एक बाइनरी रिलेशन है। इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट A इनटू इटसेल्फ, then R is said to be, that relation is said to be a binary relation. If a relation is defined from the set A to itself, then this is said to be a binary relation on that set. Okay students, अब देखिएगा, तो इसमें तुरंत एक क्वेश्चन, 1 नंबर का सवाल है, माई बाप दया करना, 1 नंबर का सवाल है। देखिए, तो इसमें पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि सपोज A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं say P number of elements are there in A, okay, then how many binary relations are possible? Total number of binary relation, binary relation on set A is 2 to the power n into n, that is 2 to the power n square। बात समझ में आई, देख लीजिएगा ध्यान से।
टू द पावर n स्क्वायर, n इंटू एन। ए क्रॉस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? सॉरी, आई हैव चेंज्ड हियर द सिंबल, करेक्ट कर लीजिए, n इसको भी लिख लीजिए, तो टू टू द पावर n स्क्वायर। ओके, अगर p लेते तो p स्क्वायर हो जाता। आगे बात समझ में सबको? कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिए, आप पूछ भी सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। तो जो अभी सिलेबस में है वो है बाइनरी रिलेशंस के 3 टाइप हम लोगों को पढ़ने हैं। वैसे तो टोटल 4 हैं, पर जो चौथा है वो पहले 3 को ही मिला करके बन जाता है। तो वो 3 क्या हैं जिस पे आपको स्पेशली एम्फेसिस देना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिएगा मेरी राइटिंग यहाँ पे थोड़ी ठीक नहीं बनी, लास्ट में थोड़ी सी उलझ गई है और ये बात मुझे पसंद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ दोबारा, थोड़ा आप भी इंटरटेन हो जाइए मेरे साथ। देखिए, सेकंड है सिमेट्रिक, और थर्ड है ट्रांजिटिव। देखिए, और जो फोर्थ है वो इन्हीं तीनों से मिल करके बना हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, वैसे तो और भी रिलेशंस रहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन एटसेट्रा, लेकिन वो इस एंटीसिमेट्रिक, लेकिन वो इस वर्स सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर क्या है कि जितनी चीज़ें मैं बढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड के लिए हमेशा रहने वाली हैं, क्या रिड्यूस हो क्या रेगुलर हो, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो अब एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते रहेगा ध्यान से। सबसे पहला हर एक बात को ध्यान रखिए, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव बताने जा रहा हूँ, सर एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा था, अब मैं बाइनरी रिलेशन में टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या क्या होते हैं। दीज आर 3। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, सेकंड है बाइनरी रिलेशन अपना जो हम लोगों को अभी यहां पर पढ़ना है, सिमेट्रिक, और थर्ड है ट्रांजिटिव। जो फोर्थ है वो इन तीनों को ही एक साथ करने से बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये बाइनरी रिलेशन के टाइप्स हैं और इन तीनों से मिलकर के बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके स्टूडेंट्स। और मेरी बात समझिएगा, हर एक वर्ड पे आप ध्यान देंगे जो हम इसके एक्सप्लेनेशन में बोलेंगे, ठीक है। R is a binary relation. R is a binary relation defined on the set A. R is a subset of A cross A. ठीक है, तो R is reflexive if and only if, ये if and only if का सिंबल है, for every element A belonging to set कैपिटल A कॉमा A belongs to R। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, कोई बाइनरी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आर रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से उसी स्टेटेड रिलेशन से अटैच हो। यू गॉट माई पॉइंट। कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कहलाएगा अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेल्फ से उसी स्टेटेड रिलेशन से अटैच्ड हो। अब ये तो थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर कर देगा अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो। देखिएगा, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो यहाँ पे हमने लिखा है इसको क्वांटिफायर कहते हैं और इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं, ठीक है। लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक में आप पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन और पढ़ेंगे। दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, जिसमें से एक अभी यहाँ यूज़ कर रहा है। इसका रोल क्या है ये समझिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कहीं ना समझ में आए तो एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देगा। मान लीजिए कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ए क्रॉस ए फॉर्म किया, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3। इसी तरह से 3, 1 देखते रहिएगा, 3, 2 और 3, 3, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट्स है सपोज 1, 2, 3, फिर इसमें से हमने ए क्रॉस ए बना लिया जिसमें 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब क्या किया मैंने, ए क्रॉस ए का एक सबसेट फाइंड किया, निकाल लिया आर, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 1, 1, 2, 1, या आगे बदल देते हैं 2, 2 और 3, 3। सपोज हमने ये 4 एलिमेंट्स लेकर के एक सबसेट बना दिया। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये रिलेशन आर ए पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई डाउट किसी को? देख लीजिएगा ध्यान से। सपोज हम 2 एग्जाम्पल और लें। वैसे ये हमने बताया कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, तो आपके मन में तुरंत एक और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऐसी जैसे सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करते हैं। सपोज 1, 1, 1, 3, 2, 2 एंड 3, 2 और 2, 1 आल्सो। सपोज समथिंग लाइक दिस एस। तो क्या ये एस रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा सेट ए पर? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप देखिए, नोटिस करिए, 1 सेट ए में है तो 1, 1 एस में है। फॉर एवरी की एक शर्त पूरी हो गई। 2 सेट ए में है, 2, 2 भी सेट ये एस में आ गया, यानी कि फॉर एवरी में से दूसरे की भी बात पूरी हो गई। लेकिन आप देखिए 3 है ए में, लेकिन 3, 3 का ऑर्डर्ड पेयर एस में नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए जो यहां पर हमने एस सबसेट लिखा है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो आर रिफ्लेक्सिव है। अगर इनके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो फॉर एवरी की कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये आर में है, इसलिए आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा ध्यान से। फिर देखिए सेकंड पे आते हैं, सिमेट्रिक। तो कोई रिलेशन आर किसी सेट ए पर सिमेट्रिक होगा। आर इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ अगर ए कॉमा बी का पेयर आर में हो तो बी कॉमा ए का पेयर भी आर में होना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट? देखिए व्हाट आई वांट टू से,
आर सिमेट्रिक होगा, आर जो रिलेशन आर है बाइनरी रिलेशन जो कि सेट ए पर डिफाइंड है वो सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ अगर आर में ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर है तो बी कॉमा ए का ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए, तब फिर हम उसको बोलेंगे कि आर कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है सेट ए पर। ठीक है, एग्जाम्पल कोई देखते हैं। तो हम इसको एक इस तरह के एग्जाम्पल से लेकर के बताते हैं कि सपोज in the set of all lines in a plane, in the set of all lines in a plane, सेट क्या है, हमने पहले मान लीजिए इसको नाम दे दिया L। तो अब जब हम L क्रॉस L लिखेंगे तो उसमें सारी जो लाइंस हैं वो पेयर वाइज आ जाएंगी ए कॉमा बी, सच दैट ए भी एक लाइन है उसी प्लेन की और बी भी लाइन है उसी प्लेन की। ठीक है, उसी सेट की एक लाइन है। अब मेरी बात सुनिएगा कि हमने पहले एल क्रॉस एल निकाल लिया, इसमें का एक सबसेट लेते हैं आर, सबसेट ऑफ एल क्रॉस एल, जहां पर आर रिलेशन कैसा डिफाइंड है, आर इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स L1, L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। मतलब अब आप मेरी बात समझिएगा कि जो हमने यहाँ पे रिलेशन लिया है वो पैरेलल होने का रिलेशन लिया है। आप समझ रहे होंगे कि हमने यहाँ पे क्या लिया रिलेशन, पैरेलल होने का। तो पैरेलल होने का रिलेशन क्या सिमेट्रिक है? अगर दो लाइंस आपस में, कोई भी दो लाइन हमने पेयर वाइज देखना शुरू किया तो क्या उन अगर दो और रिलेशन हमने क्या डिफाइन किया कि पैरेलल होने का रिलेशन है, उन लाइंस के बीच में कैसा रिलेशन है, पैरेलल होना। तो क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक है? हाँ है। कैसे? कि अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है, लाइन L1 पैरेलल टू L2, इट मींस हम ये भी लिख सकते हैं L2 पैरेलल टू L1। करेक्ट है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखिए, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है। बात समझ रहे हैं? तो आप दोनों को मैं एक बार दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके बताता हूँ कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी में फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A कॉमा A शुड बिलोंग टू द R, रिलेशन R, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? देखिए, हमने यहाँ पे फॉर एवरी की कंडीशन नहीं लिखी है, हमने लिखा है कि अगर A कॉमा B का रिलेशन R में है, A कॉमा B का ऑर्डर्ड पेयर R में है, तो B कॉमा A का भी ऑर्डर्ड पेयर R में होना चाहिए। ठीक है ना? अगर A B से R रिलेटेड है तो B भी A से R रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे ट्राइंगल्स के सेट में कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन, इन द सेट ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी तो पहले के कॉन्ग्रुएंट है। इज दैट क्लियर? देखिए, और भी है, जैसे डिविजिबिलिटी का रिलेशन, कि कोई एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो क्या दूसरा भी पहले को डिवाइड करेगा? नॉट नेसेसरी, नहीं करता। जैसे 2 4 को डिवाइड करता है तो क्या 4 2 को डिवाइड करेगा? नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी इंटीजर्स में देखी जाती है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है कि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और भी मैं कराऊंगा, अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पे फोकस कर रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मैं लेता हूँ टाइप ट्रांजिटिव। तो मान लीजिए कि R कोई रिलेशन है, R इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ कि अगर A कॉमा B का ऑर्डर्ड पेयर R में है, B कॉमा C का ऑर्डर्ड पेयर R में है, तो ये दोनों मिलकर शो करने चाहिए कि A कॉमा C का ऑर्डर्ड पेयर भी R में होगा, तो हम बोलेंगे कि R जो है वो ट्रांजिटिव है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम पहले तीनों को कनेक्ट करते हैं।
रिफ्लेक्सिविटी में हमने एक एलिमेंट को देखा और हर एक एलिमेंट को देखा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिमेट्रिसिटी में हमने दो एलिमेंट्स लिए और दोनों को एक दूसरे से अटैच दिखाया, उनके ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ा, ठीक। ट्रांजिटिविटी में हम तीन एलिमेंट्स लेके चलते हैं, ए बी और सी, जो इस तरह से हैं कि ए बी से जिस रिलेशन से कनेक्ट है, बी भी सी से उसी रिलेशन से कनेक्ट है। एग्जाम्पल कि अगर जैसे इन द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल होने का रिलेशन, तो हमने तीन लाइंस ले ली, सपोज L1 L2 L3, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L3? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि पैरेलल होने का रिलेशन सेट ऑफ लाइंस में कैसा है? ट्रांजिटिव है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा एग्जांपल, रिलेशन ऑफ कांग्रुएंसी इन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो अगर कोई एक ट्रायंगल दूसरे के कांग्रुएंट है, दूसरा ट्रायंगल तीसरे के कांग्रुएंट है, तो क्या पहला तीसरे के कांग्रुएंट है? यस, पहला तीसरे कांग्रुएंट हो जाता है। यानी कि ये रिलेशन भी, रिलेशन ऑफ बीइंग कांग्रुएंट कैसा हुआ? ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सारे के सारे डेफिनेशन समझ में आएंगे। आप एक बार बुक से भी कंसल्ट करिएगा अपनी, जो भी आपके लिए रेफरेंस बुक हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल्स इन पर बेस्ड अगले लेक्चर में प्रोवाइड करा सकूं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।